आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 आईसीएसई टोटल हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 8 मेडाइवल इंडिया द दिल्ली सल्तनत। सल्तनतों के सल्तनत दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। वहाँ पर बहुत सारे किंगडम थे, छोटे छोटे किंगडम थे, कुछ बड़े भी किंगडम हुए, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो डिक्लाइन हुए, कैसे वो राइज हुए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बाई द 10th एंड 11th सेंचुरीज, ये 10th और 11th सेंचुरीज की बात हो रही है। नंबरस स्मॉल किंगडम हैड इमर्ज इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या था ना कि वहाँ पर कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं था, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट नहीं था जो सबको कंट्रोल करे, है ना। जब तक ऐसा गवर्नमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी एम्पायर या मतलब कोई भी कंट्री अच्छे से चल नहीं पाएगी, है ना। जैसे कि हमारा एक गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, पर पहले के टाइम में नहीं था, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में नहीं था, इस वजह से क्या हुआ, 10th और 11th सेंचुरीज में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम अपने आप बनने लगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसका अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ, तो बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ द पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसकी कमी थी, है ना। उसका वो नहीं थे, अब्सेंस था उनका, है ना। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का प्रेजेंस बहुत मायने रखता है ना। ये नहीं था, इसलिए छोटे छोटे एम्पायर बनने लगे, छोटे छोटे किंगडम पनपने लगे, है ना। दीज किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो किंगडम्स हैं ये एक दूसरे से वार करते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, है ना, झगड़ा करते रहते हैं। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं है, लोगों को कौन रोकेगा, है ना। विथ वन अनदर, एक दूसरे से करते रहते हैं। दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, अब इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल यूनिटी होती है। देखो, अगर आप एक ही कंट्री में रहोगे पर मिलकर नहीं रहोगे तो यहाँ पे यूनिटी मिस होगी ना। तो यहाँ पर क्या था, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। इन सब की वजह से बार बार जो झगड़ा होता था, छोटे छोटे किंगडम थे, कोई एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं था, है ना, केंद्रीय सरकार नहीं था, कोई ऐसा सरकार नहीं था जो सबको कंट्रोल करे, है ना। तो इन सब की वजह से पॉलिटिकल यूनिटी जो है वो वीक हो गई, नहीं थी, पॉलिटिकल यूनिटी थी ही नहीं, है ना। पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिक्स वाली, है ना, जैसे कि आज हमारे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, वो सब पॉलिटिक्स में है ना। तो उसकी कमी हो गई, है ना, बहुत कमी हो गई, लैक बहुत कमी हो गई। वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक विक्ट्रीज ऑफ द टर्क्स। अब इनका फ़ायदा जो है ना, ये जो पॉलिटिकल यूनिटी की कमी हो गई, इनका फ़ायदा टर्क्स ने उठा लिया, ठीक है। टर्क्स बाहर से आए थे, ठीक है, तुर्कीस भी बोलते हैं इनको। तो ये इन्होंने उनका फ़ायदा उठा लिया और आसानी से क्विकली विक्टोरीज कर ली, मतलब जीत ली। विक्टोरीज मतलब होता है जीतना, आसानी से ये जीतते चल गए। टर्क्स जो थे वो आसानी से जीतते चले गए, पॉलिटिकल यूनिटी थी नहीं, है ना। हु बिगैन देयर कॉन्कस्ट्स इन द 11th एंड 12th सेंचुरीज, जिन्होंने शुरुआत कर दी एक धीरे धीरे कैप्चर करने की, एक से एक एम्पायर को, किंगडम को। छोटे छोटे किंगडम तो थे ही, आसानी से कॉन्कर कर लेते थे, है ना। पॉलिटिकल यूनिटी तो थी नहीं। तो 11th और 12th सेंचुरीज में लगभग इन्होंने स्टार्ट कर दिया, बिगन, है ना। देयर एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड इन द 13th सेंचुरी। 11th और 12th सेंचुरी से स्टार्ट किया और मिला जुला के 13th सेंचुरी तक में अपना खुद का एक एम्पायर बना लिया, खुद का एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया। छोटे छोटे किंगडम है, बहुत आसान है उनको तो ब्रेक करना, लेकिन अगर एक यूनिटी रहती, सब कोई मिलकर रहते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। द पीरियड बिटवीन 1206 एंड 1526, ये जो पीरियड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1206 1526 ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर 5 डायनेस्टीज सक्सेसिवली रूल्ड फ्रॉम दिल्ली। क्योंकि एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर 5 डायनेस्टीज, एक डायनेस्टी नहीं, 5, पूरे 5 डायनेस्टीज, है ना, सक्सेसिवली, मतलब सक्सेस के साथ। ऐसा नहीं कि फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हुआ धीरे धीरे, लेकिन सक्सेसिवली उन्होंने हुकूमत किया, राज किया। 5 डायनेस्टीज थी ऐसी, उनके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जिन्होंने रूल किया दिल्ली से, उन्होंने दिल्ली से रूल किया। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, वहाँ से रूल किया, इसलिए उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। सुल्तान का मतलब होता है राजा, तो राजा धीरे धीरे वो वर्ड सल्तनत में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दिल्ली से उन्होंने रूल किया, इंडिया की कैपिटल थी, तो इसलिए उनको दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, ठीक है। इट वॉज सो कॉल्ड बिकॉज, ये इसलिए कहते हैं दिल्ली सल्तनत
इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज द रूलर्स ऑफ वेरियस डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट दिल्ली एंड वर कॉल्ड द सुल्तान्स। जो राजा थे, जो 5 डायनेस्टीज आई, उनका जो राजा थे उन्होंने कहाँ से रूल किया? दिल्ली से रूल किया, है ना, इंडिया की कैपिटल है, वहाँ से रूल किया, तो इसलिए उनको सुल्तान्स भी बोलते हैं और मिला जुला कर दिल्ली सल्तनत बोलते हैं उन सारे डायनेस्टीज़ को, उन सारे एम्पायर को। ठीक है, अब हमारा सोर्सेस पढ़ते हैं कि कहाँ से हमें पता चला कि ये किंग्स भी थे, ये 5 डायनेस्टीज हुआ करती थी, ये 1206 और 526 के बीच में ऐसा ऐसा हुआ, है ना। तो इसे हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये हमारे सोर्सेस बताते हैं। तो देखते हैं क्या है सोर्सेस में। देयर आर नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, बहुत सारे, सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। ऑफिशियल मतलब प्रमाणुक, है ना, प्रमाणित रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, ऐसा नहीं है ना। सारे रिकॉर्ड्स एकदम करेक्ट हैं, सही हैं, ऑफिशियल हैं, है ना, एकदम अच्छे से लिखे गए हैं, अच्छे से राइट है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स भी हैं, मतलब कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा एकदम लिस्ट बना हुआ है उन लोगों का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था। देखो पहले के ज़माने में क्या था कि कोई भी ऐसा रूल होता था तो वो दीवार में लिख देते थे, वॉल में लिख देते थे, कॉपर प्लेट में लिख देते थे, है ना, वो एडिक्ट्स बनाते थे। हमने पढ़ा है आसुखा और एज ऑफ गुप्तास में ये सब, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स भी थे, मतलब एक कोई भी लिस्ट में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ था। बायोग्राफीज़ भी थे। बायोग्राफीज़ का मतलब होता है अपने बारे में लिखना, है ना। जैसे बहुत सारे आपने राइटर और बहुत सारे हिस्टोरियंस के बारे में उनका बायोग्राफीज़ पढ़ा होगा, खुद के बारे में, है ना। खुद के बारे में कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफिक्स बोलते हैं, बायोग्राफिक्स बोलते हैं। लेकिन जब खुद ही हम लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों को एक बार समझ लो। बायोग्राफिक्स का मतलब होता है खुद की तारीफ कोई और कर रहा, है ना, आपकी तारीफ कोई और करेगा। ठीक है, आपके बारे में कोई और लिखेगा तो वो होगा बायोग्राफिक्स। लेकिन ऑटोबायोग्राफिक्स का मतलब होता है खुद से लिखना। यहाँ जो टर्म है ना, ऑटो मतलब होता है अपने से खुद की बायोग्राफी लिखना। ठीक है, कोर्ट हिस्टोरीज, chronicles, foreign travelers' accounts, and private correspondence which provide much information for reconstructing the history of the Delhi Sultanate। ये सारी जो सोर्सेस हैं, इन सब चीज़ों से हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की। हमें इन जो भी हमने पढ़ा कि फॉरेन ट्रेवल्स अकाउंट, क्रॉनिकल्स, हिस्टोरीज, बहुत कुछ पढ़ा ना, तो ये सब से ही हमें पता चला कि दिल्ली सल्तनत नाम का भी कोई चीज़ था, उनकी पूरी हिस्ट्री पता चली और हमने उन लोगों की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया, मतलब फिर से बनाया, है ना। जब हम जान गए तो ये खुद से ही बना लिया, है ना, इमेजिन करते करते। ठीक है, द हिस्टोरीज। अब देखो हिस्टोरीज का मतलब समझो, यहाँ पे एक टर्म आ गया था, मैंने बताया नहीं। ओके, ये हिस्टोरीज का मतलब क्या होता है? इसे त्वारीख बोलते हैं। त्वारीख, पहले के लोग इसे त्वारीख बोलते थे, मतलब जो सल्तनत में पहले रहते थे ना, उसे त्वारीख बोलते हैं। आज के टाइम में इसे हिस्टोरीज बोलते हैं, हिस्टोरीज। ओके, त्वारीख। ये लिखा गया है फर्सियन में, फर्सियन लैंग्वेज में, फारसी वाले लोग ने लिखा है इसलिए फर्सियन बोलते हैं। ठीक है, constitutes an important place among the sources about दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? आपकी हिस्टोरीज है, जिसे क्या बोलते हैं? त्वारीख बोलते हैं। दीज हिस्टोरिक्स वर रिटन बाय लर्नड मैन। ये जो हिस्टोरीज है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है लर्नड मैन के द्वारा। जो कोर्ट में रहते हैं उनको हम लोग लर्नड मैन बोलते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, राइटर, नोबल, उन सबको हम लोग लर्नड मैन बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जानते हैं, है ना। लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है सेक्रेटरीज, है ना, जो सेक्रेटरीज होंगे उन्होंने लिखा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लिखा होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं, है ना। पोइट्स ने लिखा होगा, कोर्टरीज ने लिखा होगा, जो कोर्ट में रहते हैं ना, कोर्टरीज में ने लिखा होगा। हु बहुत रिकलेक्टेड इवेंट्स, जिन्होंने क्या किया? दोनों चीज़ किया। एक तो उन्होंने रिकलेक्ट किया इवेंट्स को, जो भी इवेंट्स हुए उनको भी लिखा अच्छे से, मतलब उनको भी रिकलेक्ट किया, और एडवाइस भी किया किंग को, एम्परर को एडवाइस भी किया, है ना। जो भी रूलर्स थे, जो भी एम्परर्स थे, उनको एडवाइस भी किया। ठीक है, ये जो लर्न मैन्स थे, है ना। हाउ एवर, हालांकि क्या हुआ? दीज ऑथर्स, जो ऑथर्स थे या जो राइटर्स थे, जो बुक्स लिखते हैं उनको ऑथर्स या राइटर बोलते हैं। ठीक है, ऑफ्टन wrote फॉर द सुल्तान्स,
जो ऑथर्स थे ना, उन्होंने सुल्तान के बारे में लिखा, सुल्तान मतलब किंग के बारे में लिखा, इन द होप ऑफ गेटिंग रिच अवार्ड्स। आशा था उनको कि जो सुल्तान्स हैं, जो किंग्स हैं, वो उन्हें ग्रीट करेंगे किनसे, रिच अवार्ड से, है ना, मतलब अवार्ड्स देंगे। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ अच्छा लिखोगे, है ना, बहुत सारे राइटर कुछ अच्छा लिखते हैं, बहुत पोइट लिखते हैं, विलियम शेक्सपियर बहुत कुछ लिखा उन्होंने, उनको भी मिला अवार्ड, है ना। तो पहले भी वैसे ही होता था, ठीक है। जो एम्परर हैं वो जब खुश हो जाते थे तो वो भी अवार्ड देते थे, गिफ्ट देते थे, है ना, उनके राइटिंग्स को पढ़ के, ठीक है। जो ऑथर्स थे, जो राइटर्स थे, उन वो लिखते थे सुल्तान्स के बारे में, है ना। क्यों लिखते थे सुल्तान्स के बारे में? उनको आशा था, उनको होप था कि उनको रिच अवार्ड्स मिलेगा, उनको अवार्ड्स मिलेगा, है ना। अवार्ड्स की लालच तो सबको होती है ना। दीज हैंड रिटन वर्क्स वर डिकोरेटेड विथ गोल्ड और सिल्वर। ये जो हैंड रिटन वर्क्स हैं, जो भी हाथ से लिखा गया जो भी वर्क्स है, से लिखा गया वर्क्स है, मतलब कुछ भी जो राइटर्स ऑथर्स ने जो, वो डिकोरेटेड है, मतलब उनको सजाया गया है। ये जो भी हैंड रिटन वर्क्स है उनको डिकोरेट किया गया है, उनको सजाया गया है। किससे? सोने से, गोल्ड से और सिल्वर से, है ना। सोने और चांदी से अच्छे से सजाया गया है, ठीक है। और हाईलाइट किया गया है टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पैसेजेस हैं, उनको हाईलाइट किया गया है गोल्ड और सिल्वर की मदद से, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि आज हम लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं ना किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, वो लोग गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एंड वर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये जो सजाना है, ये जो डिकोरेटेड है, फिर से एक बार सुन लो, ये जो हैंड रिटन वर्क्स हैं जिनको डिकोरेट किया जाता है गोल्ड और सिल्वर से हाईलाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पैसेजेस को, इसे ही हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इसे हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो, डिकोरेट कर रहे हो, ठीक है, सोने और चांदी से, ठीक है, उसे ही बोलते हैं इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली सल्तनत आर। अब जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है दिल्ली सल्तनत के बारे में वो क्या है? तो सबसे पहला है आपका इंस्क्रिप्शन। देखो, इंस्क्रिप्शन को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा इंस्क्रिप्शन होता क्या है। तो इंस्क्रिप्शन आपका बेसिकली किसी दीवार वाल में, पिलर में लिखा हुआ होता है ना, उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। कॉपर प्लेट में ये सब में लिखा जाता है, ठीक है, खींच खींच के लिखा जाता है। मतलब जैसे कि हम लोग तो अभी पेन और बुक्स में लिख लेते हैं ना, पेन से, पर वैसा पहले नहीं होता था, पिलर में लिखते थे, ठीक है ना। बहुत सारा ऑब्जेक्ट था, उससे लिखते थे, वेपन से लिखते थे, खरोच खरोच के लिखते थे, ठीक है। तो क्या इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए, इंस्क्रिप्शन आर वैल्यूएबल सप्लीमेंट्स एंड नॉट द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो इंस्क्रिप्शंस है ना, वो मतलब कि ये सप्लीमेंट्स हैं, मतलब कीमती तो है, वैल्यूएबल है ना, बहुत कीमती, वैल्यूएबल है ना, लेकिन सोल सोर्स नहीं है दिल्ली सल्तनत के बारे में। मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना कुछ हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में इंस्क्रिप्शन के माध्यम से पता नहीं चला, ठीक है। पता चला, पर और भी बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये हमें कहाँ पर मिला? ये इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन कॉइन्स। ये हमें कॉइन्स पे मिला। कॉइन्स मतलब आपको पता है ना, सिक्के में मिला, है ना, राजा लोग सिक्का बनवाते थे, उनमें मिला। मोन्यूमेंट्स में मिला, मोन्यूमेंट्स में मिला। मोन्यूमेंट्स का मतलब होता है जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, है ना, बड़े बड़े महल, वो सबको हम लोग मोन्यूमेंट्स बोलते हैं ना। फिर माइल स्टोन्स में मिला। माइल स्टोन्स का मतलब होता है मील के पत्थर, है ना, ज़मीन में पाए जाते हैं लैंडमार्क में, है ना। और फिर टोम्ब स्टोन्स में मिला। टोम्ब स्टोन्स का मतलब होता है कब्र जिससे बनाया जाता है वो वाला पत्थर, है ना, जिससे कब्र बनाया जाता है वो वाला पत्थर, जिसमें आदमी मर जाता है तो कब्र में डाला जाता है ना, तो वो जिस पत्थर से बनाया जाता है वो पत्थर को बोलते हैं टॉम्ब स्टोन्स, ठीक है। ये सब एक तरह के स्टोन्स हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसी इंस्क्रिप्शन हैं, मैनी इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड लैंड ग्रांट्स मेड बाय वेरियस रूलर्स एंड चिप्स। बहुत सारी ऐसी इंस्क्रिप्शन हैं जो
रिकॉर्ड करते हैं, मतलब बताते हैं किनके बारे में, लैंड ग्रेंट्स के बारे में, लैंड जो दान किया गया, दिया गया, वही है ना। कभी कभी राजा लोग लैंड ज़मीन को दान कर देते हैं, वो सब के बारे में भी ये इंस्क्रिप्शन बताते हैं, ठीक है। मतलब पूरी लैंड के बारे में पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, ठीक है। मेड बाय वेरियस रूलर्स एंड चीफ्स, बहुत सारे रूलर्स जो लैंड को ग्रेंट्स करते हैं, मतलब दान देते हैं, और चीफ्स भी, है ना। अदर्स आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स और क्यूलोजीज टू द रूलर्स, और बाकी सब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो किनके बारे में बताते हैं, बैटल्स के बारे में बताते हैं, वार, लड़ाई के बारे में बताते हैं, है ना। ये जो वर्ड लिखा गया है यूलोजीज, इसका मतलब होता है प्रसन्नता, है ना, तारीफ करना, किसके बारे, किसकी, रूलर्स की तारीफ करना, ठीक है। यूलोजीज का मतलब होता है तारीफ, है ना, तारीफ करना, रूलर्स की प्रशंसा करना, है ना। तो बैटल्स के बारे में बताता है, रूलर्स के बारे में बताता है, क्या उनके यूलोजीज यानी कि उनकी तारीफ करता है ना। बहुत सारे स्टोन्स कहाँ पर मिलते हैं, टूम स्टोन्स में मिलते हैं, माइल स्टोन्स में मिलते हैं, यही सब बता रहा है ना। टुगेदर दीज इंस्क्रिप्शन, ये सब इंस्क्रिप्शन मिला जुला के प्रोवाइड एक्ट एज अ गुड सोर्स इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रूलर्स एंड लोकल चिप्स। मिला जुला के ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें पूरा डिटेल देता है, पूरा हिस्ट्री बता देता है, सारे इन्फॉर्मेशन को देता है, और ये ग्रेट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, है ना, ग्रेट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। ये हमें डिफरेंट रूलर्स के बारे में बताता है, उनकी हिस्ट्री बताता है कि उनके पापा कौन है, उनके बेटे कौन हैं, वो कितने महान थे, उन्होंने कहाँ तक एम्पायर को एक्सटेंड किया था, और लोकल चिप्स के बारे में बताता है, ठीक है। इन सब के बारे में बताता है ना। सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर इन संस्कृत, कुछ इंस्क्रिप्शन तो संस्कृत में भी हैं, ठीक है, संस्कृत में है, कुछ इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। सम इन अरेबिक, कुछ अरेबिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, है ना। ये जो दिल्ली सल्तनत पूरा है ये तो बाहर से रूलर्स आए थे, है ना। तो अच्छी बात ये है कि वो संस्कृत में भी है और अरबिक में भी है ना। एंड सम इन बोथ लैंग्वेजेस, और कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस में लिखे हैं, आधा संस्कृत और आधा अरेबिक ऐसे करके, है ना, या दोनों मिलाकर भी लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कॉइन, एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, फर्स्ट कॉइन जो कि मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इशू किया था, बनाया था, है ना। तो उसमें क्या है, बहुत अरबिक एंड संस्कृत सिस्टम, उसमें दोनों चीज़ लिखा हुआ है, संस्कृत भी है और अरबिक भी है। हो सकता है कि अगर ऊपर वाला साइड अरबिक लिखा हो, पीछे वाला साइड में संस्कृत लिखा हो, या आगे वाली साइड संस्कृत, पीछे वाले अरबिक, या दोनों मिलाकर ऐसे करके, है ना। किसने किया था सबसे पहले, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ये नाम आपको याद रखना है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, इन्होंने ही इशू किया था फर्स्ट कॉइन जिसमें दोनों लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज भी है और संस्कृत लैंग्वेज भी है, ऐसा इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोन्यूमेंट्स, ठीक है, मोन्यूमेंट्स जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट, ये सब क्या है, मोन्यूमेंट्स है ना। द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी मोन्यूमेंट्स, हाँ सही बात है, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उन्होंने बहुत सारी मोन्यूमेंट्स बनाए हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, किसने बनाया है, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने बनाया, हम लोग पढ़ेंगे किसने बनवाया है ना, उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। विच रिवील नॉट ओनली द कल्चरल ट्रेंड्स, जो कि सिर्फ कल्चरल ट्रेंड्स के बारे में नहीं बताता है, मतलब तभी के टाइम में कैसा कल्चर था सिर्फ उसके बारे में नहीं बताता है ना। अभी का ट्रेंड कुछ अलग है कल्चर का, है ना, पहले कुछ और था, तो सिर्फ उसी के बारे में नहीं बताता है, बल्कि ये भी बताता है ऑफ द पीरियड, बट ऑल्सो, और क्या बताता है, लिविंग कंडीशंस, कैसे रहते थे, है ना, उनका फेथ कैसा था, मतलब कितना भरोसा था, कितना बिलीव्स था, सब कुछ, एज वेल एज द सोशो कल्चर आउटलुक ऑफ द रूलर्स, और साथ ही साथ क्या बताता है, सोशो कल्चर मतलब सोशल कल्चर, सोशली मतलब सामाजिक में कैसा कल्चर था, ठीक है, सब कुछ बताता है ना। कि मतलब ये सब वीडियो मैरिज अलाउ है या नहीं, ये पूरा डिटेल से बताता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स इज़ कुतुब मीनार इन दिल्ली, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट मोन्यूमेंट है जो दिल्ली सल्तनत ने बनाया है वो क्या है, कुतुब मीनार, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है, हमारे कैपिटल, इंडिया के कैपिटल दिल्ली में है ना। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप कुतुब मीनार का फ़ोटो देख सकते हो, ये पूरा कुतुब मीनार है, देख सकते हो कितना टॉल है, इनके बारे में ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़। जो ये कुतुब मीनार है
जो ये कुतुब मीनार है ये स्टार्ट किया गया है, मतलब बनाने, इस कुतुब मीनार को जो बनाया गया है इसकी शुरुआत किसने की है? कुतुबउद्दीन ऐबक ने की है। कुतुबउद्दीन ऐबक ने की है। एक बार फिर से, ये जो कुतुब मीनार है इसे बनवाने का स्टार्ट है ना, इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं करवाया। कुतुब मीनार पूरा बनवा के कंप्लीट नहीं करवाया, मतलब स्टार्ट करवाया। ठीक है, कि कुतुब मीनार यहाँ पे बनेगा, इनका ही आइडिया था। ठीक है, किनका था? कुतुबउद्दीन ऐबक का था। ठीक है, इनको माना जाता है कि ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, 5 डायनेस्टी है पूरी दिल्ली सल्तनत में, 5 डायनेस्टी है, उसमें से एक डायनेस्टी का नाम है स्लेव डायनेस्टी। उस स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर यही हैं, कुतुबउद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखना है आपको। कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुबउद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया, पूरा नहीं बनवाया, पर स्टार्ट इन्होंने किया, कुतुबउद्दीन ऐबक ने किया, जो कि कौन है? फाउंडर हैं स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है, एंड वाज डेडिकेटेड टू द सूफी संत। और ये जो कुतुब मीनार बनाया, ये किसको डेडिकेट करके बनाया, मतलब किनके लिए बनाया? इन्होंने सूफी संत कुतुबउद्दीन के लिए बनाया, कुतुबउद्दीन भक्तियाचार्य काकी के लिए बनवाया। ठीक है, ये एक सूफी संत हैं। ठीक है, बहुत बड़े संत हैं। ठीक है, तो इनके लिए बनवाया, इनके लिए बनवाया। जैसे कि ताजमहल हमने पढ़ा है कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए बनवाया, अपनी वाइफ के लिए बनवाया था शाहजहाँ ने, है ना। वैसे ही ये जो कुतुब मीनार है ये कुतुबउद्दीन ऐबक ने बनवाया, जो कि फाउंडर हैं स्लेव डायनेस्टी के। उन्होंने किसके लिए बनवाया? अपने सूफी संत के लिए बनवाया, जिनका नाम क्या है? कुतुबउद्दीन भक्तियाचार्य काकी। इन्हीं के नाम पे ये कुतुब मीनार नाम हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कुतुबउद्दीन, है ना, तो इसी से नाम पड़ा है कुतुब मीनार, है ना। हु वाज ग्रेटेस्ट who was greatly venerated by the people of Delhi, है ना। दिल्ली के जो भी पीपल हैं, जो लोग हैं, वो पूजा करते हैं। ठीक है, वर्शिप करते हैं किनका? ये जो कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी हैं, जो कि सूफी संत हैं। ठीक है, इनकी लोग पूजा करते हैं। दिल्ली के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। वेनिरेटेड का मतलब होता है पूजा करना। ठीक है, उनकी पूजा करते हैं, मतलब कितने बड़े संत हैं इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार का, ये कंप्लीट करवाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। शुरुआत करते हैं, वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वेनिरेटेड का मतलब होता है पूजा करते हैं किनकी? कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी का, जो कि एक सूफी संत हैं, उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, दिल्ली पीपल ऑफ जो भी लोग हैं दिल्ली के, वो पूजा करते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार का, वो कंप्लीट करवाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, शुरुआत किसने की थी? कुतुबउद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि एक स्लेव है, एक नौकर हैं, लेकिन फाउंडर बन गए थे स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है, फिर इनकी कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश कौन है? ऐबक के एक नौकर, है ना, है तो एक नौकर। जैसे कुतुबउद्दीन ऐबक भी एक नौकर, ये भी एक नौकर, इल्तुतमिश भी एक नौकर। ठीक है, लेकिन कौन है? ऐबक के कौन लगते हैं? सन इन लॉ लगते हैं। ठीक है, ऐबक के सन इन लॉ लगते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फ्यूचर्स, कुतुब मीनार के स्पेशल फ्यूचर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हेन ओरिजिनली कंप्लीटेड, जब ये ओरिजिनली कंप्लीट हो गया था, मतलब पूरा एकदम बन गया था, तो इट रोज अ हाइट ऑफ 71.4 मीटर्स। तो तभी इसकी हाइट क्या थी? 71.4 मीटर्स थी। जब ये कुतुब मीनार कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या थी? 71.4 मीटर्स थी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि कुतुब मीनार फिर टूट गया था। ठीक है, फिर वापस से बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, पर पहले जो बनाया गया था तभी क्या था? हाइट 71.4 मीटर्स थे। ठीक है, और क्या था? 4 स्टोरेज था। स्टोरेज मतलब क्या? महला। कितना महला है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका पूरा एक महला हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, फिर बाद में टूट गया था, तो फिर एक और बनवा दिया गया, 5 बनवा दिया गया टोटल। ठीक है, लेकिन पहले 4 था। यहाँ पिक्चर में 5 आपको दिख रहा है, पर पहले 4 था, फिर तब टूट गया था, तो एक थोड़ा सा और बना दिया गया, तो 5 हो गया। ठीक है, पर पहले 4 था। वही यहाँ पे कह रहा है, जब ओरिजिनली कंप्लीट करवा दिया गया था तो इसकी हाइट क्या थी? 71.4 मीटर्स थी, और 4 स्टोरवेज थे। जो टावर है, द टावर वाज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग।
कैसे क्या हुआ था इसके साथ, ये डैमेज हो गया था, टूट गया था लाइटनिंग की वजह से, बिजली की वजह से, ठीक है। हो सकता है इसमें बिजली गिर गई होगी इसलिए टूट गया था, ठीक है। कब कब ऐसा हुआ था? 1369 में हुआ था। कब हुआ था? 1369 में लाइटनिंग हुई थी, उसकी वजह से ये टावर डैमेज हो गया था, ठीक है। एंड इन द कोर्स ऑफ रिपेयर्स, और जब इसका रिपेयर करवाया गया एंड रिनोवेशन करवाया गया, किनके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इनका रिनोवेशन किया, मतलब वापस बनवाया, है ना। पूरा नहीं गिरा था लेकिन गिर गया था, ठीक है, डैमेज हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने आगे इसको रेस्ट किया और इसको और हाइट दी, ठीक है। 4 स्टोरेज थे तो 5 स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इट हैज़ 5 स्टोरेज। अब इसमें कितना है? अभी के टाइम में इसमें 5 स्टोरेज है, जो कि किनकी वजह से हुआ? फिरोज शाह तुगलक की वजह से हुआ, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजेबल है पर ठीक है। टेपरिंग एज दे आर एसेंड, इन्होंने कैसा टेपर किया? जैसे कि एसेंड हो। यहाँ पे जो ये आपको टर्म दिख रहा है एसेंड, एसेंड, टेपरिंग एज दे एसेंड। तो ये जो टेपरिंग है इसका मतलब होता है धीरे धीरे हाइट कम हो रही है। आप देख सकते हो ये कुतुब मीनार है, आप देखो कैसे हाइट यहाँ पे कम होती जा रही है। ये इतना बड़ा था फिर ऐसे करके छोटा हो गया, है ना। तो ये हाइट धीरे धीरे कम हो गई, वही यहाँ पे कह रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहा था तो हाइट क्या हो रही थी? कम हो रही थी, मतलब पतला हो रहा था, ठीक। हाइट नहीं, पतला हो रहा था, बस ये बोल रहा है। हाइट तो एकदम ठीक ही है, पतला हो रहा था, है ना, धीरे धीरे पतला हो जाता है, ठीक है। 5 स्टोरवेज है और एसेंड है, ठीक है। टेपरिंग एज देयर एसेंड, जैसे जैसे आगे ऊपर बढ़ते हैं एसेंड हो रहा है ना, पतला हो रहा है। ईच स्टोरवे इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय द प्रोजेक्टिंग बालकनी। हर एक जो आपका स्टोरे है वो किससे सेपरेट है? एक बालकनी से। बालकनी कहाँ पर है? दिखा देता हूँ पिक्चर में। ये देखो, ये आपकी बालकनी हो गई, है ना। ऐसे पिक्चर में देखने में आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे हकीकत में तो आप यहाँ पे चल भी सकते हो। यहाँ पे सीढ़ी भी है इसके अंदर, ठीक है। देखो टोटल कितने स्टोरवेज हैं? 5, है ना। ऊपर में भी एक स्टोरवेज है, सॉरी, ऊपर में भी एक बालकनी है और 5 स्टोरवे है। 5 बालकनी, 5 स्टोरवे, सिंपल, ठीक है। द इंट्रेंस इन थ्रू द डोरवे ऑन द नदर्न साइड। नदर्न साइड में क्या है? आने के लिए, अंदर आने के लिए। इंट्रेंस मतलब अंदर इंटर करने के लिए, घुसने के लिए। तो एक डोरवे है, एक गेट है, रास्ता है। कहाँ पे? नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। नदर्न साइड में, नॉर्थ साइड में, ठीक है। अंदर जाने के लिए कुतुब मीनार के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं, सीढ़ी से सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसा इनको डिज़ाइन ही किया गया है। जो मीनार है वो सर्कुलर टावर है, हाँ, गोल गोल है, आप देख सकते। इसके अंदर जो सीढ़ी है वो एकदम गोल गोल बनी हुई है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे गोल गोल बनी हुई है, ठीक है। एक बार जाओगे तो ज़रूर देखना। जो मीनार है वो सर्कुलर टावर है, अबाउट 13.8 मीटर्स का है, ठीक है, इन डायमीटर। उसका जो डायमीटर है, अब सर्कुलर है तो इसका डायमीटर 13.8 है, ठीक है। एट द बेस, बेस में मतलब यहाँ पर जो इसका डायमीटर है वो क्या है? 13.8 है। लेकिन अब जैसे आगे भी बढ़ेगा तो फिर और बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या है बेस में? क्या है बेस में? 13.8 है। एंड टैपन एंड टैपर्स टू द विथ ऑफ अराउंड 3 मीटर्स एट द समिट। और सबसे ऊपर क्या हो गया? 3 मीटर में पहुंच गया, ठीक है। इट हैज़ अ सर्कुलर स्टेयरवे ऑफ 379 स्टेप्स लीडिंग टू द टॉप। टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं? 379 सीढ़ियाँ हैं, 379 सीढ़ियाँ हैं। इतनी स्टेप्स हैं, इतने स्टेप्स को आप करो, मतलब 379 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, जिससे आप ऊपर जा सकते हो सबसे ऊपर। टोटल 379 सीढ़ियाँ आपको याद रखनी है। कितने स्टेयरवे हैं? 379 स्टेयरवे हैं। डायमीटर क्या है बेस में? 13.8 है। और विथ क्या है? लगभग 3 मीटर्स का विथ है, ठीक है। रेड सैंड स्टोन मार्बल, अब किससे बना हुआ है? तो रेड मार्बल, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। सैंड स्टोन मतलब मिट्टी वाला जो स्टोन होता है ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। रेड रेड कलर का स्टोन पाया जाता है, ठीक है। मार्बल से बना हुआ है। ग्रे कलर का क्वार्टिनराइट से बना हुआ है। वर यूज टू कंस्ट्रक्ट द टावर। ये सब इस्तेमाल किए गए हैं टावर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्या क्या? रेड सैंड स्टोन, मार्बल, ग्रे क्वार्टिजाइट, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, ओके। क्योंकि एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने में वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है। ईच ऑफ द टावर्स हैज़
अ प्रोजेक्टिंग बालकनी। हर एक टावर के पास एक बालकनी है, सेपरेट बालकनी हम लोगों ने पढ़ा है ना। टोटल 5 बालकनीज है। दीज बालकनीज आर सपोर्टेड इन सच अ वे, इन जो बालकनीज को बनाया गया है इनको ऐसा ऐसा सपोर्ट किया गया है, मतलब इतना ऐसा सपोर्ट दिया गया है कि जिससे जितना भी पूरा होल स्ट्रक्चर है, जो भी पूरा बड़ा सा कुतुब मीनार है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो टेक्स द लोड ऑफ वेट, तो ये वेट को ले सके। ठीक है, ठीक है, नीचे जो वेट है वो एडजस्ट कर सके, मतलब ये टूटे ना, है ना, टूटे ना, इसके लिए। नो वंडर दैट सच एन ओल्ड बिल्डिंग हैज़ लास्टेड सो मैनी सेंचुरीज। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी पुरानी बिल्डिंग बहुत सेंचुरीज तक रह गई, साल तक नहीं, सेंचुरीज तक। सेंचुरी मतलब 100 ईयर, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर, तो बहुत सारी सेंचुरीज तक रह गई, समझ सकते हो। ये जो टावर है ये बहुत सेंचुरीज तक रही। ठीक है, ये जो भी टावर है ये सेपरेट है बालकनी से, और ये पूरा स्ट्रक्चर टेक द लोड ऑफ वेट। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर लोड ले लेता है, वेट, इसका पूरा वेट मैनेज हो जाता है। ठीक है, वर्सेस फ्रॉम द हॉली कुरान, कुरान में भी लिखा हुआ है। हॉली मतलब होता है पवित्र। हॉली कुरान में भी लिखा गया है, पवित्र कुरान में भी लिखा हुआ है कि एंड सम वर्सेस लिखे गए हैं कुरान में। ठीक है, एंड इंट्रिट कार्विंग्स विथ फ्लोरल मोटिफाइस आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ टावर, और टावर में क्या इंस्क्राइब्ड है, इंट्रिकेट कार्विंग्स, मतलब डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, विथ फ्लोरल मोटिव्स। ठीक है, फ्लोरल मोटिव्स भी है, मतलब अच्छे से डिज़ाइन दिया गया है। ठीक है, फ्लोरल यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। ठीक है, फ्लावर्स लिखा है ना यहाँ पे, फ्लोर का मतलब होता है फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर भी मोटिफाई है, मतलब बने हुए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यानी कि द स्लेव डायनेस्टी से हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट दिस वीडियो टिल हियर। एनी डाउट प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू